जय हिंद। यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ हाई कोर्ट आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। और आज संविधान से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनुच्छेद 12 से 18 के बीच से जुड़े प्रश्न आपके समक्ष हमने लाए हैं और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जो जिद्दी प्रश्न हैं आइए एक एक करके इसे समझते हैं। मैं कमलेश सर। जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसमें बताना है आपको आंसर। पहला है ऑप्शन 1 प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो, दूसरा है निर्वाचित सरकार हो, तीसरा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो और डी है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। आपको सही इसमें से ऑप्शन बताने हैं। इसके लिए आप बताएंगे और तब तक कुछ क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को शामिल करने के लिए सबसे पहला रिपोर्ट या पहली जानकारी किसने शुरू की थी या किसने इसको लेकर आया था? तो पहला रिपोर्ट किसका था मूल अधिकार को लेकर के? पहला रिपोर्ट जो है किसने दिया था? पहला रिपोर्ट किसने दिया था और मूल अधिकार को लाने के लिए? दूसरा है कि मानवाधिकार या मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश से लिया गया है यह आपको इसमें बताने हैं। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल तुरंत इसे बताइए। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है आपको यहाँ पे बताने हैं इसके बारे में। और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा ये आपको बताने हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। एक एक चीज़ की आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में मोतीलाल ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट। और इसी में सबसे पहले जो है मूल अधिकार को लाने की बात की गई थी कि मूल अधिकार भारत के लिए होना चाहिए और भारत जो है इससे अपने आप को सुरक्षित समझे, जनता जो है इससे अपने आप को मजबूत करे। मूल अधिकार जो है मूल अधिकार बताने हैं किस देश से है? तो यह यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो मूल अधिकार को ही कहा गया है। मूल अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इस तरीके से जो प्रश्न का उत्तर होने वाला है वह आप देख सकते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण इसका उत्तर होगा। तो कैसे होगा? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा कब मिलेगी? जब शक्तियां सबके हाथों में हो तो सब लोग उसका प्रयोग करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी करता है, कोई अपने आप को तानाशाही में बदलने का प्रयास करेगा तो उसके पास शक्तियां पूरी रहेगी नहीं, क्योंकि शक्तियां जो है विकेंद्रीकरण है और पृथक्करण अलग अलग लोगों के पास है। तो इससे एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा।
आगे यानी अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा सभ्य विश्व के साथ समझौता कहा था। तो इसमें कौन सही है? जवाहरलाल नेहरू की भीमराव अंबेडकर, और यहाँ पे डी वाला है राधा कृष्णन। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इन्होंने बताया था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा होगी और सभ्य विश्व के लिए भी यह समझौता है, इसे हमें मूल अधिकार को लाना चाहिए। तो यह कहा था राधा कृष्णन ने। राधा कृष्णन जो है भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। यह जो है प्रधान यानी पीएम थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। मौलिक अधिकार क्या है? इसमें आप वाद योग्य है, लचीला है, अवाद योग्य है, कठोर है, आप इसे बताएंगे। तब तक कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। अब अनुच्छेद जो है 12 क्या बताता है? अनुच्छेद 13 क्या बताता है? देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये सभी जो है किससे संबंधित हैं? तो मूल अधिकार से संबंधित हैं। तो मूल अधिकार से संबंधित हैं तो 12 भी इसमें आएगा। तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा मतलब कि राज्य में क्या क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे? तो राज्य में बहुत सी चीज़ें हैं। राज्य में बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए जितनी भी चीज़ें सरकार के द्वारा दिशा निर्देश की जाती हैं, ठीक है, जो सरकार में शामिल है, जैसे पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब भी राज्य में आती हैं। मंत्रिमंडल हो गया, जो सरकारी गवर्नमेंट बड़े बड़े स्कूल विश्वविद्यालय हैं, वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। वह भी उनके लिए भी होगा कि अगर कहीं हैं तो जितने भी लोग हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था करे, उनके लिए भी समान अधिकार वो भी समझे। तो राज्य में जितनी भी कंपनियां बड़ी वगैरह हैं सब कुछ राज्य की परिभाषा में आती हैं और उन्हें अधिकार है, उन्हें जो है इस चीज़ का जो है प्रयास रहता है कि वे हमेशा नागरिकों के लिए जो उनके मूल अधिकार हैं उन पर काम करती रहे। 13 में क्या है कि संशोधन, 13 में संशोधन की बात की गई है। कौन कौन से संशोधन होंगे कि जितने इसमें कम बताया गया है 13 क में कि पहले जो भी कानून थे, कब 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी थे कानून मूल अधिकार को लेकर वह शून्य समझे जाएंगे। और दूसरे में बताया गया है कि अनुच्छेद 13 के तहत जो भी कानून आने वाले दिनों में संशोधित होंगे, अगर वह मूल अधिकार को कम करने वाला होगा तो वह शून्य समझा जाएगा, वह मूल अधिकार में कभी भी शामिल नहीं होगा। तो ये सब अनुच्छेद 13 में इसे शामिल बताया गया है, इसको इसमें एडजस्ट करके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें मूल अधिकार क्या है यह बता दें कि ये जो है वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है, मतलब इसके बारे में कोई गड़बड़ी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 32 के अनुसार और 226 से हम हाई कोर्ट चले जाएंगे रिट लगा करके, ठीक है। इसलिए यह बिल्कुल वाद योग्य है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। जितने भी संविधान में अधिकार हैं, कुछ अधिकार, उनको मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है, संविधान में लिखा हुआ है, बिल्कुल है। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह प्रजा को स्वतंत्र बनाता है, बिल्कुल। यह लोक कल्याणकारी है, यह जो है
लोगों के लिए कल्याण के लिए है। और अगला है कि यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, यही बताना है। और संसद इसके विरुद्ध नहीं होता है, संसद इसके विरुद्ध नहीं होता है। तो बता दें कि देखिए इसमें चौथा तो बिल्कुल गलत है, चौथा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तो मान लीजिए जरूर होता है, लेकिन इसमें देखिए 1 और 2 को हमें शामिल करना होगा, क्योंकि यह संविधान में लिखा है, बिल्कुल है, प्रजातांत्रिक भी है, तो 1 और 2 को लेंगे। इसमें देखिए आंसर जो होने वाला है इसका आंसर अगर, तो इसका आंसर देखिए सी जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर सी देना चाहिए, ठीक है, मतलब कि संविधान में उल्लिखित है ये है। और चौथा कि व्यक्ति के विकास के लिए होता है, सांसद इसके विरुद्ध नहीं जाती है, ठीक है, सांसद इसके विरुद्ध नहीं जाती है, इसलिए यह सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है मौलिक अधिकार को लेकर के, कभी भी निलंबित नहीं की जा सकता, यह निलंबित नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत, इसमें प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो जाता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल, जब आपात का लगता है तो उस समय इसे निलंबित किया जाता है। और इसमें 2 अनुच्छेद हैं, जब इसे निलंबित किया जाता है तो उन अनुच्छेद का उपयोग होता है। यह 358 और 359। 358 में जितनी भी है मतलब मूल अधिकार सबको निलंबित किया जा सकता है, बस 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके निलंबित किया जा सकता है। और 59 में किसको 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 निलंबित नहीं किया जा सकता है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब जो प्रश्न है एक कि मौलिक अधिकार कितने हैं, इसमें मौलिक अधिकार कुल कितने हैं उसका नाम भी बता दीजिए। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया तो 7वां भी यहाँ से हट गया, इसलिए यह अधिकार खत्म हो गया। 6 अधिकार है, इसमें कौन कौन अधिकार है, तो देखिए पहले तो है स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, इसमें जो है स्वतंत्रता को लेकर है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है पहले तो। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार हो गया, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण वाला तो नहीं होना चाहिए, और रुकिए पहला है हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, पहला है कि समता या समानता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण जो लोग करते हैं उनके लिए अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार। संस्कृति के लिए अधिकार है कि कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक लोग हैं तो उनकी सांस्कृतिक कृतिक के लिए अधिकार है। और वैधानिक संवैधानिक उपचार है, उपचार जो दिए गए हैं उपचारों का अधिकार है। देखिए
यह जो है 14 से 18 के बीच है। समानता का या समता का अधिकार। स्वतंत्रता जो है 19 से 22 तक है। शोषण 23-24 है। और धार्मिक वाला 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक जो है 29 और 30 है। अब देखिए जो 31 है ना, 31 वाला ही क्या हो गया, खत्म हो गया, इस संपत्ति का अधिकार था। और उपचारों का अधिकार 32 में यह दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मौलिक अधिकार कुल 6 ठो हैं। आगे का जो प्रश्न है यह है कि भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न विषय पर विचार हमें करना है। कैसे कि ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध बिल्कुल 3 में है। और राज्य के विरुद्ध गारंटी है, राज्य हमें जो भी है इतनी सेवाएं देगा, इतने सुविधाएं स्वतंत्रताएं देगा। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो अधिकार है उसकी भांति नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल है, उससे थोड़ा सा भी, उससे ज़्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन मतलब उसी तरह से है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। अब जो है जो स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है, हमें 5 अधिकार हैं जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो समता का अधिकार कौन कौन है वह आपको बताना है। समता का अधिकार कुल कितने हैं, तो 5 हैं समता का अधिकार। पहला जो है 14 वाला, फिर 15, 16, 17, 18, ये सब इसके अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को या नगरपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है, यह आपको बताने हैं। तो हमने पहले बता दिया कि अनुच्छेद जो 13 है, यह जो भी संशोधन किए जाएंगे इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा, तो वह उसमें ऐसे संशोधन नहीं करेगा जो मूल अधिकारों को हनन करता हो, कम करता हो। अगला प्रश्न, समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो समता के अधिकार के लिए है, कौन कौन उसमें आते हैं, तो देखिए इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक है। यह हम आपको अभी बताए हैं। देखिए यह जो है यूपी आर और 14 में पूछा है, लोअर पीसीएस में 15 में पूछा है, मतलब कि प्रश्नों जो है कभी भी आ सकते हैं। समता का अधिकार किस में दिया गया, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, देखिए इसमें बताने हैं, देखिए 14 में भी समता का अधिकार, जिसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार 14 में दिया गया। बिल्कुल यह भी समानता के लिए है। देखिए जो 16 है यह भी अवसर जहाँ पे है वहाँ पे समानता मिलेगी। इससे आपको सरकारी नौकरी में अवसर के हिसाब से अवसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए समानता वहाँ पे हनन हो जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत से हमारे यहाँ जनजातियाँ हैं जो बहुत ही छोटे कद के होते हैं, तो वह अपने पुलिस में जो हमारे लिए बनाए गए हैं क्राइटेरिया, वह मान लीजिए 168 बनाया गया है, तो वे 168 में तो उनमें कोई नहीं होगा, जैसे जो जनजातियाँ हैं, तो अब उनके लिए घटा दिया गया क्योंकि उनको भी अवसर मिले प्रशासन में, पुलिस में जाने के लिए। तो यह 16 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 15 बताता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि समानता का अधिकार, अगर भेदभाव होता है तो यहाँ पे समानता क्या होती है, हनन होती है, समानता का यहाँ पे कमजोरी हो जाती है।
इसलिए जो है सही कौन कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 यहाँ पे सही होने वाले हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन यानी विधि, विधान मतलब विधि, तो विधि की बात किस में की गई है, 14 में। 14 में बात की गई है कि विधि के समक्ष समान अधिकार, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष अगर समता है तो वह जो है विधान पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है कि जो विधान बनाए जाएंगे वह समानता को लेकर के उसमें कोई भी असमानता नहीं प्रतीत होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे 14 के द्वारा सीधे रिट लगा करके कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब अनुच्छेद है कि कानून का समान संरक्षण किसमें है, कानून का समान संरक्षण किया जाएगा किसमें, तो अनुच्छेद 14 में उन्होंने बताया कि कानून की बराबरी जो है हर जगह की जाएगी, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला जो होने वाला है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के वह किसका उल्लंघन करेगा, तो यहाँ पर भी है कि वह 32 का उल्लंघन, अरे 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष जो है सरकार हमें समानता का अधिकार देगी। तो यहाँ पे क्या है कि कई चीज़ों को विवेकाधिकार के हिसाब से अलग तरीके से हमको समझेगा, जो उसके जाति का धर्म का होगा उसके लिए अलग विधि अपनाएगा, अलग नियम होगा, और दूसरे के लिए अलग नियम कानून अपनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लंघन। तो यहाँ पे 14 की जो है उल्लंघन किया जाएगा। विधि का नियम, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है कि सभी के लिए एक कानून और एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और एक राज्य, और सभी के लिए न्यायतंत्र और सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए न्यायतंत्र। देखिए सब कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल पहला सही है। क्या है कि सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा, न्याय सबको एक बराबर मिलेगा। अगर छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, अमीर आदमी कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे बराबर ही, उसे दोनों को बराबर तरीके से दंड मिलेगा। तो यह होता है विधि का नियम। अब धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार देता है, जिससे हम वर्गीकृत करते हैं किसमें, तो उसे हम समता के अधिकार में ही इसे लाते हैं। 15 में दिया गया है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो यह समता और समानता के अधिकार में है, जो 14 से 18 के बीच में यह अधिकार आता है। जो अगला प्रश्न है कि मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो यह अब बताना है। तो यह क्या है कि विधि की इसमें जो है संशोधन किया गया है, मद्रास राज्य बनाम देराय राजन। तो इन्होंने भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें यहाँ पे संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किससे किससे किया गया है। तो इसमें कौन कौन आएगा, तो देखिए सबसे पहले 14, 15, 4 और 16, चलिए देखिए यही होना चाहिए। वैसे जो है 14 और 16 होता है, ठीक है, 14 16 ज़्यादातर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 14 दिया नहीं है इसलिए इसे लेंगे।
देखिए 15 में क्या है कि भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, मूल या जन्म स्थान के आधार पर। तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जाति के आधार पर वे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी समान हो जाए लोगों के बीच में, वो भी जो है सरकारी पदों पर जा करके अपने कर्तव्य को निभाएं, इसलिए जो है दिया जाता है। जबकि 16 में अवसर की समानता, यहाँ पे अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है, वह अच्छे विद्यालय में, अच्छे कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले पाता है, जिससे उसकी अवसर का हनन होता है। तो उसे कम नंबर पर भी एग्ज़ाम पास करने का मौका दिया जाता है, जिससे उसे अवसर यह प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से ओबीसी को और ईबीसी को भी मिलता है या डब्ल्यूबीसी को भी मिलता है। जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो इसमें 16(1) और 16(2) जो दिया गया है, यह अवसर की समानता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है, अब यह इसमें एक एक कानून जो है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, इसे आप देख लीजिए। मौलिक जो अधिकार हैं उनका निलंबन होने बताया किस अनुच्छेद से है, तो वह 358 और 359 से है। बताना है कि 326 किसके लिए है और 245 क्या है अनुच्छेद, ठीक है। तो 326 में जो अधिकार है बताए गए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार से होगा, वयस्क मताधिकार के फलस्वरूप होगा। यह बताया गया है कि वयस्क मताधिकार होगा, वयस्क मताधिकार के अंतर्गत होगा। और 245 में क्या है कि राज्य व केंद्र से बनी विधि का विस्तार होगा। तो जो विधि हैं यानी जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका विस्तार होगा, उसमें नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। 13 में कहा गया है कि देखिए जो भी इसके ठीक पहले कानून लागू थे वे शून्य हो जाएंगे, और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा इसके अंतर्गत कि जो इसको शून्य मतलब कि इसको कम करता हो, तो वह जो है हमेशा शून्य माना जाएगा। यही सब इसमें शामिल है 13 वाले में, जिसको हमने आपसे कर चुका हूँ जिक्र। अब इसी के साथ 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है। 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देख लीजिए इसमें यही सब जानकारी है। मतलब कुआं, तालाब, घाटों पर क्या करते थे कि लोग लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उन्हें आने नहीं देते थे, जिससे जो है उन्हें पानी वगैरह नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सब क्या हो गया है, सब खत्म हो गया है। अब सब का सब जो है यहाँ पे हमें अधिकार मिल चुके हैं। देखिए इसमें भी सब वही सब जानकारी है, इसे आप पढ़ सकते हैं, और यह सब भी उसी से संबंधित है। देखिए 16 में कि रोजगार के मामले में यहाँ पे समानता आपको प्रदान की जाएगी। तो नागरिकों को रोजगार के अवसर में समानता होगी, या धर्म, मूल, जाति के आधार पर जो है किसी कार्यालय में अयोग्य नहीं उन्हें ठहराया जाएगा। उन्हें हर जगह जाने का जो है प्राप्त होगा अधिकार। ऐसे ही रोजगार वगैरह भी इन्हें प्राप्त होगा। ये सब सेम जानकारियाँ हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? इसमें आपको प्रश्न के
उत्तर जवाब देने हैं। पहला, कानून के समक्ष बिल्कुल है, समता का अधिकार भी है, समानता होनी चाहिए सामाजिक में, और अवसर भी समानता मिलनी चाहिए 16 में। तो यह हो गया 14 के अधिकार में, 16 के अधिकार में, और सामाजिक समानता जो है 15 के अधिकार में, जिसे वह धर्म, वंश, मूल जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कहीं भी आर्थिक समानता की यहाँ पे बात नहीं की गई है, इसलिए यह सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान, देख सकते हैं इसमें जो है कथन है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य में राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कैसे? समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासन की जाएगी, और बिल्कुल उनके लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। जो भी असमान लोग हैं तो उनके लिए थोड़ी सी अलग तरीके से उन्हें योगदान या सहयोग प्रदान किया जा सकता है। इसलिए कारण कथन जो है बिल्कुल सही है, और समान विधि में जो समान है उनके लिए समान प्रशासित भी की जाएगी। तो इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यह है यह 14 को बता रहा है, नहीं, ये जो है 14 को बता रहा है, और ये जो है 15-16 को बता रहा है, 15 को, कि जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो है असमान लोगों के लिए थोड़ी भिन्न व्यवहार राज्य कर सकता है 14-15 के हिसाब से, क्योंकि कुछ अन्य लोगों को न कुछ अधिकार भी दे सकता है, इसे अवसर की समानता के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार कौन दिलाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यह किस में मिलेगा? तो यह भारतीय जो अर्थ प्रस्तावना में समाजवादी दी गई है जो बात, उससे भी यहाँ पे शामिल होती है कि समाजवादी हैं तो हमें समाज के हिसाब से काम करना होगा, बिल्कुल। और बी में है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। एक को 14 के साथ मिलाकर पढ़िए और एक को 16 के साथ मिलाकर पढ़िए, तो बिल्कुल मिलाकर जब पढ़ेंगे तो आपको मौलिक अधिकार जो होता है उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। कब? तो देखिए 16 में भी अवसर की समानता है, तो जब समान काम करेंगे तो समान मिलेगा, बराबर मिलेगा। और 16 में बताया ही गया 14 में कि सभी लोगों के लिए राज्य सरकार समान व्यवस्था करेगी, बराबर व्यवस्था करेगी, और समाजवादी दिया ही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ए, बी और सी को एक साथ मिलकर पढ़ना होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पे मिल जाएगा? तो फिर वही वाली बात है, अनुच्छेद 14 और 15 को एक साथ, हमें 14 और 16 को एक साथ पढ़ना होगा। सेम टू सेम पिछला वाला ही है, इसका उत्तर होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किस उपायों से किया जा सकता है? पहली बात है कानून बना करके अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अस्पृश्यता जान सकते हैं कि अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? तो 16 पढ़ चुके हैं, 17 में अस्पृश्यता वाला कानून है। शिक्षा की उन्नति, बिल्कुल शिक्षा की अनुन्नति जो है, शिक्षा अच्छी होगी तो सभी लोग जान जाएंगे, नहीं सभी लोग बराबर हैं, सब लोग में ये कई तरह का खून दौड़ता है, इसलिए शिक्षा की उन्नति के द्वारा भी इसमें हम उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। जन जागरण द्वारा अगर लोगों के बीच में ऐसे जन व्यवस्था मतलब कि समझाई जाए, बताई जाए कि सभी लोग बराबर हैं, तो बिल्कुल अस्पृश्यता खत्म हो जाएगा। और नौकरी में प्रवेश दिलाकर, ऐसा कोई बात नहीं है, नौकरी में प्रवेश दिलाने से कोई नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए 1 और 2, 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कथन ए में दिया गया है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा
का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आर्थिक आधार धार्मिक स्वीकृति है। बिल्कुल खराब तो ये है, और इसका धार्मिक स्वीकृति है क्योंकि धर्म में लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं और इसे अलग यानी जो अस्पृश्य यानी न छूने के लिए समझते हैं। और इससे जो है अगर कोई छुआ जाता है तो इससे हिंसा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इसमें जो है आंसर जो होने वाला है वह इसका स्पष्टीकरण भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कौन भिन्न वर्ग में आता है, कौन थोड़ा अलग है? अनुच्छेद 14, 16 और यहाँ पे 15 और 19। तो यहाँ पे दो तरीके से इन्हें अलग कर सकते हैं। आप खुद सही बताइएगा कौन सा सही होगा। देखिए 14, 16 और 19, 14, 16 और 19 ये सब किसमें से हैं? नहीं, 14, 16, 15, 14, 16, 15 यह जो है समानता के अधिकार में आएंगे या समता का अधिकार से संबंधित हैं। और यहाँ पे 16, 15, 16 और 19 यह भारतीयों के लिए ही मान्य है। मतलब कि इस अधिकार को केवल भारतीय प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो जो 14 है बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सही होना चाहिए, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन इसमें सही होगा। आगे की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न के साथ। इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार? तो यह आता है कहाँ से कहाँ तक? तो 19 से 22 तक जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल होता है, इसलिए यह पूरा सही है। और एक अनुच्छेद की हमने बात नहीं की, वह भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद जो है 18 है। इसे उपाधियों, जो भी उपाधि है उसका अंत कर दिया गया है। अब किसी को राजा, महाराजा, कैसर हिंद आदि की उपाधि नहीं मिलेगी, कोई अपने मन से उपाधि नहीं दे सकता है। तो अब जो सरकार उपाधि देगी नवरत्न नागरिकों को अधिकार जो है, ऐसे भारत रत्न की उपाधि है तो वो उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है। तो इस तरीके से जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया, जिससे समाज में अब बराबरी हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी भी है। और 15/4 और 15/5 से जो है ओबीसी जो है ना, ओबीसी को आरक्षण प्राप्त हुआ है। इन चीज़ों से इन्हें आरक्षण यहाँ पे मिला है। तो 14 से मतलब 12 से 18 के बीच हमने सारे क्वेश्चन को शामिल किए थे। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।